बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियां वाली। आज हमने अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने एनिमल्स की डाइवर्सिटी के हवाले से डिस्कशन करनी है। देन हमने वन बाय वन अपने फाइलम्स की तरफ चलना है। सबसे पहले हमने पोरिफ्रा को डिस्कस करना है। मूविंग टूवर्ड आवर लेक्चर्स, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ रिकग्नाइज़ करवा लूँ, याद करवा दूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, और उसी की बेस पर हमने डिफरेंट फाइलम्स भी उनके नेमिंग देखी थी। आज हमने उन्हीं फाइलम्स में से कुछ जो स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं उनको डिस्कस करना है। अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स किंगडम के अंदर आपको डाइवर्सिटी डिफरेंट चीज़ों के अंदर देखने में मिलेगी। वैसे तो ये बहुत ही डाइवर्स हैं और डाइवर्सिटी इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी आपको डाइवर्सिटी इनके स्ट्रक्चर में नज़र आएगी। इसके अलावा ये क्यों होती है, ये इनकी इन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से होता है। इनमें अगर आप रेंज देखते हैं तो आपको एक सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्ज से लेकर एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। और इनमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स यानी कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं। स्टार्ट करेंगे हम इनवर्टिब्रेट से। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस चैप्टर में जो हमने अपना एक सीक्वेंस रखना है, तो वो सीक्वेंस बिल्कुल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। यानी हमने सिंपल इनवर्टिब्रेट्स से स्टार्ट लेना है। इनको डिस्कस करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने आगे की तरफ मूव ऑन करना है, तो हमने फाइनली डिस्कस करना है फिर वर्टिब्रेट्स को। आपने इन फाइलम्स में एक चीज़ नोट करनी है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, इनमें हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूवमेंट करनी है। यानी आपको सिंपलेस्ट स्पॉन्ज से लेकर हमने कॉम्प्लेक्स टिल ह्यूमन बींग्स तक, ह्यूमंस मैमल्स तक डिस्कशन करनी है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होती, तो उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनमें ऑलमोस्ट 95% एनिमल्स आते हैं। यानी एनिमल किंगडम में अगर आप फॉर एग्जांपल 100% कंसिडर करते हैं, तो उसमें जो 95% होगा वो इनवर्टिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और रिमेनिंग जो 5% हैं वो वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनको हमने डिफरेंट फाइलम्स के अंदर क्लासीफाई किया है। 8 फाइला के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है पोरिफ्रा, नंबर 2 नाइडेरिया। इसमें सी साइलेंट है तो आपने एन का साउंड देना है, नाइडेरिया, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथिस, इसके अलावा एस्कलमिंथिस, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड फाइनली इकाइनोडर्मेटा। तो ये हमारे पास इनके 8 फाइलम्स हैं। हमने सबको डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास फाइलम यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ पोरिफ्रा। पोरिफ्रा जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब है टू बेयर। पोरिफ्रा मीन्स पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड सिंपली आप इनको नाम देते हैं स्पॉन्ज का, ठीक है। अब जितने भी फाइलम हैं उनको हमने अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हर फाइलम को हमने 3 हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करना है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस, एंड नंबर 3 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। नंबर 1 जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनिज़म्स सेसाइल होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अटैचमेंट करते हैं, रॉक्स के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं या मेरीन सॉइल के ऊपर भी ये अटैच हो सकते हैं, यानी बॉटम पर, ठीक है। इसके अलावा ये इनका जो लार्वा होता है ये मोटाइल होता है। ज़्यादातर स्पीशीज़ एक्वेटिक ही होती हैं, स्पॉन्ज हमेशा वाटर के अंदर ही मौजूद होता है। कुछ स्पीशीज़ मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। साइज़ रेंज की अगर आप बात करते हैं तो जो इनका साइज़ है वो मिलीमीटर से लेकर अप टू अ मीटर मौजूद हो सकता है। यानी बहुत स्मॉल से लेकर अप टू अ लार्ज, अप टू 1 to 2 मीटर तक एक स्पॉन्ज आपको नज़र आ सकता है। साइज़ रेंज इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं, बट इनके अंदर किसी किस्म का टिश्यू लेवल मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज़म है। हम द वेरी फर्स्ट
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इनमें टिश्यू लेवल भी एब्सेंट होता है और इनमें ऑर्गन्स भी ऑब्वियसली एब्सेंट होंगे। सो नो टिश्यूज़ नो ऑर्गन्स। इनमें सिमेट्री ही नहीं होती है, बस मैस ऑफ एक सेल है जो कि किसी भी मतलब शेप में हो सकता है, तो इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। सो दे लैक सिमेट्री और एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो उनकी बॉडी की जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हम कोएनोडर्म का नाम देते हैं। लेट्स से कि अगर हम एक स्पॉन्ज ड्रॉ करते हैं तो ये उसकी बॉडी है आउटर मोस्ट, जिसको हमने आउटर लेयर को पिनेकोडर्म का नाम दिया है, ठीक है। और इसके दरमियान जो है यहाँ पर सेकेंड लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्वेनोसाइट्स या सॉरी क्वेनोफ्लैजिलेट के रेफरेंस से हम इसको क्वेनोडर्म कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट पिनेकोडर्म और जो सेकंड लेयर होगी वो क्वेनोडर्म हो जाएगी। इसके दरमियान यहाँ पर सेंटर में जो है इन दोनों के मौजूद होता है मिजोग्लिया, ठीक है, सॉरी जिसको हम मीजनकाइम कहते हैं। ये सेल्स यहाँ पर मौजूद होंगे और ये जो सेंटर में हॉलो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये इनकी कैविटी होती है जिसमें सारा वाटर फिल हो जाता है। जब इनका माउथ का रीजन जहाँ से ओपन होगा तो वाटर जो है वो यहाँ पे एंटर हो सकता है। लेकिन स्पेसिफ़िकली हमने कुछ और टर्म्स भी यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास इनके सेल्स के रेफरेंस से आती है कि अगर आप द वेरी फर्स्ट सेल इसका देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स होंगे जिसको हमने नाम क्या दिया है कि वो हमारे पास पिनेकोडर्म लेयर है। सो सेल जो हो जाएंगे वो पिनेकोसाइट्स हो जाएंगे इस रेफरेंस से। और क्वेनोडर्म के अंदर जो सेल होंगे उसको हम क्वेनोसाइट्स कहेंगे। मिडल में मेसेनकाइम मौजूद होगी और इनके अंदर नंबर ऑफ पोर्स होते हैं। दैट्स वाई हम इनको पोरीफेरा यानी पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब बॉडी के अंदर हमने कहा था कि ये जो आपको आउटर लेयर नज़र आ रही है यहाँ पे हर एक पॉइंट पर जो है आपको ये यहाँ से मैं लाइंस की फॉर्म में आपको दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली कि यहाँ पे पोर्स जो है ना मौजूद होंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर ही पोरस होगा ताकि वाटर ईज़िली जो है इन पोर्स के थ्रू एंटर हो सके। तो ये आपने याद रखना है कि जिस पोर के थ्रू वाटर एंटर होता है जो इनलेट या एंट्रेंस का काम करवाता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्टिया का। और बिल्कुल हेड रीजन पर यानी यहाँ पर जो है आपको इसका एक लार्ज स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक ओपनिंग नज़र आएगी जिसको नाम दिया जाता है ऑस्क्यूलम का। तो अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि वाटर जिन पोर्स के थ्रू एंटर होगा वो पिनेकोडर्म लेयर पर होंगे, वो आउटर मोस्ट लेयर पिनेकोडर्म पर होंगे और नंबर ऑफ पोर्स होंगे पूरी बॉडी के ऊपर जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। ये एज अ इनलेट काम करेगा, वाटर इससे अंदर की तरफ एंटर होगा यहाँ से सर्कुलेट करके और वाटर जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये हमारे पास ऑस्कुलम की ओपनिंग है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि वाटर एंटर होगा ऑस्टिया के थ्रू और यहाँ से सर्कुलेशन करके तो वाटर ने बाहर चले जाना है ऑस्कुलम के थ्रू। अगर इनकी हम बात करते हैं कि बॉडी के ये सेल्स अरेंज किस तरह से होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं कि बॉडी के सेल्स की जो अरेंजमेंट है बेसिकली ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये स्मॉल ऑस्टिया ही हैं। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जिससे वाटर अंदर की तरफ जो है वो एंटर हो रहा है और सर्कुलेशन के बाद ये सारा वाटर यहाँ से जो है बाहर चला जाएगा इस ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये इसके टॉप पर जो है आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, ये वाली ओपनिंग जिसको हम ऑस्क्यूलम कह रहे हैं, ठीक है। और अगर इनके हम सेल्स की बात करते हैं तो ये जो कोएनोसाइट्स हैं ये इनको कॉलर की वजह से कहा जाता है कि कोएनोसाइट पीछे से ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा और आगे से इसका कॉलर होगा और कॉलर के साथ ही फ्लैजेला मौजूद होता है। आपको एक और चीज़ यहाँ पे रिकॉल करवाते चलूँ कि हमने जब चैप्टर 7 पढ़ा था तो जू फ्लैजिलेट्स का हमने डिस्कस किया था कि जू फ्लैजिलेट ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनकी क्लोज रिजेम्बलेंस होती है स्पॉन्ज के सेल क्वेनोसाइट से। तो ये क्वेनोसाइट्स इसी तरह के होते हैं, इसी वजह से इनके इस शेप की वजह से इनकी क्लोज रिजेम्बलेंस है जू फ्लैजिलेट से। सो यही चीज़ हमने यहाँ भी अगेन डिस्कस करनी है कि अगर हम स्पॉन्ज की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनकी एवोल्यूशन रिजेंबल करती है या बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि ये ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्लैजिलेट्स हैं उन्हीं से डराइव हुए हैं, यानी जो स्पॉन्ज है वो क्वेनोफ्लैजिलेट से ही डिराइव
हुई थी। इसके अलावा अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है, गेम्यूल्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। इसको जेम्यूल्स भी पढ़ते हैं, गेम्यूल्स भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोशियस होती है और डायोशियस। मोनोशियस यानी हर्मेफ्रोडाइट और डायोशियस जिसमें सेक्स सेपरेट होंगे। एग और स्पर्म डिफरेंट बॉडी से बनेगा, यानी एक एज आ कहते हैं कि मेल स्पॉन्ज और एक एज अ फीमेल स्पॉन्ज काम करेगा। एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगी, माइटोटिक डिवीजन, तो उसमें एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जब कुछ डेवलप होगा तो वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और लार्वा सिलिएटेड होगा, यानी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिलिया होगा ताकि वो फ्री मूविंग हो, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सके। जैसे ये यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसकी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, सेल स्पॉन्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये दिखाई है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है वो रीजनरेशन के हवाले से है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं, यानी स्पॉन्ज किसी भी जगह से अगर स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, तो ये रीजनरेट कर सकता है। और अगेन लास्ट में हमने वही पॉइंट डिस्कस कर लिया कि एवोल्यूशन जो है इनकी वो क्वानोफ्लैजिलेट से हुई है और इसी क्वेनोसाइट की वजह से हम ऐसा मानते हैं। एग्जाम्पल्स में स्पॉन्जीला स्पॉन्ज है और साइकन, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स इनकी हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली आपने ये भी याद रखना है कि जितने भी पॉइंट्स जहाँ पे आपको रेड में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं या रेड सर्कल किया हुआ है, ये एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं, तो आपने लाजमी इन सारे पॉइंट्स को जो है याद रखना है कि ये रेड के सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं, आपसे ये स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस। तो सबसे पहले डाइजेशन, डाइजेशन किस तरह से होगी, इनमें कंप्लीट डाइजेशन होती है जो इंट्रासेलुलर है, यानी वाटर करंट्स के थ्रू जैसे ही वाटर जो है अंदर की तरफ इनकी बॉडी में आएगा। लाइक यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं डाइजेशन का थोड़ा सा, कि वाटर जैसे ही इनके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होगा, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो जहाँ से इस कैविटी में फूड वैक्यूल की मदद से जो है उसकी डाइजेशन की जाएगी। वाटर जैसे ही इसके अंदर सर्कुलेट करेगा तो हर एक सेल को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा और जो वेस्ट बचेगा वो सारा वेस्ट इस वाटर के थ्रू ऑस्कुलम से होता हुआ बॉडी के बाहर चला जाएगा। सो ये इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हमारा है जी रेस्पायरेशन। तो इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ऑब्वियसली हमने पहले ही बात की है कि ये बहुत सिंपल होती हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अगेन वही कि वाटर करंट्स और डिफ्यूजन। अच्छा, वाटर करंट्स का मतलब ये होता है कि जो पानी का बहाव होता है या जो पानी की एक लहर होती है जो इसमें आएगी, वही इसके लिए फूड भी लेकर आएगी और वही इससे वेस्ट भी बाहर की तरफ लेकर जाएगी। एक्सक्रीशन अगेन वही कि सिंपल डिफ्यूजन से होती है और वाटर करंट्स पर डिपेंड करती है। जहाँ तक नर्वस सिस्टम की बात है तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें नर्व सेल्स एब्सेंट होती हैं, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो वाटर फ्लो के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी वाटर के अंदर अगर कोई केमिकल मौजूद है तो स्पॉन्ज उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर जो वाटर के अंदर पीएच का चेंज आता है या किसी आयन की वजह से कोई चेंज आता है तो वाटर ज़रूर एज आ स्टिमुलस काम करेगा और ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हेडिंग इसमें बनती है, हमारी लास्ट पॉइंट है स्पॉन्ज के हवाले से इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में मौजूद हो या किसी लॉन्ग के साथ वो आपसे 2 या 3 नंबर का पूछ सकता है। सो इम्पॉर्टेंस में हमारे पास ये है कि इनका जो स्केलेटन है वो बाथिंग और वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी रफ सा होता है, खुरदरा सा होता है, सो दैट्स वाई। इसके अलावा इनमें कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर सकती हैं और सर्जिकल अपरेटस के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अच्छा, सर्जिकल अपरेटस का मतलब है कि जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे स्पॉन्ज को यूज़ किया जाता है कि बॉडी का जो भी वेस्ट फ्लूइड है या जो ब्लड अगर नहीं रुक रहा तो वहाँ से ये उसको यूज़ करते हैं ताकि ब्लड को एब्ज़ॉर्ब कर ले और साउंड को भी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो जितने भी थिएटर होते हैं या बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं जैसे हॉल्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे इनको लगाया जाता है ताकि जो साउंड है वो उसी एरिया के अंदर रहे और उस हॉल या उस सिनेमा से बाहर ना जाए, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमारा स्पॉन्ज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 2012 में आया था, ये मतलब एक ही दफ़ा आया है, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, बहुत पुराना है।
तो वो ये था, एक 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया था, गिव द जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ स्पॉन्ज, यानी पूरा टॉपिक आपने कवर करना था इसमें। इसके अलावा इसमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो कोई से भी 4 से 5 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है आती है 3 मार्क्स की, ठीक है। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्ज या हाउ स्पॉन्ज आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जी। यहाँ पे स्पॉन्ज का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करेंगे अपने दूसरे फाइलम की तरफ, दैट इज़ नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा। नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाम है इसको दिया गया 2 रीज़न्स की वजह से। नाइडेरिया तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल मौजूद होते हैं जिनको नेमेटोसिस्ट कहते हैं, और सीलेंट्रेटा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है उसमें वाटर फिल हो जाता है, वो एज अ स्केलेटन काम करती है इनमें, एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो सीलेंट्रेटा कहा जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दैट इज़ फिल्ड विद वाटर, एंड नाइडेरिया कहा जाता है इनकी स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट की वजह से। निमेटोसिस्ट बेसिकली एक सेल है, उसका नाम है निमेटोसिस्ट, ठीक है। सो पहला इसमें हमारा जो पॉइंट बनेगा वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स का है। तो इनमें जो स्पीशीज़ हैं वो एक्वेटिक हैं, मेरीन स्पीशीज़ हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, जिसमें हाइड्रा की एग्जांपल आती है। मेरीन में जैसे जेली फिशेज़ हो गए, जैसे कोरल्स हो गए, ओबिलिया हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ इनकी सेसाइल हैं, यानी एक ही जगह पड़े रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रा। कुछ स्पीशीज़ मोटाइल भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जेलीफ़िश जो वाटर की मदद से मूव करती हैं, और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं लाइक ओबिलिया, ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एंड पर डिस्कस करेंगे ओबिलिया के रेफरेंस से। इसके अलावा अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा से लेकर लार्ज ऑर्गेनिज्म जेलीफिश तक होता है। जेलीफिश का एक एवरेज साइज़ जो है वो 2 मीटर का है। इसमें इससे कम नहीं हो सकता, हाँ अलबत्ता इससे ज़्यादा, इससे लार्ज साइज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन एवरेज साइज़ की क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा, तो वो जो है 2 मीटर का होता है जेलीफिश में। इसके अलावा सिमेट्री देखें तो उनकी रेडियल सिमेट्री होती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर, इनके दरमियान मेसोग्लिया मौजूद है जो सारी स्पेस को फिल करेगा। इसके अलावा ये इनका जो एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो बेसिकली किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि सैक लाइक बॉडी कैविटी होती है, यानी पूरी बॉडी ही आपको जो है ना इस तरह की एक सैक नज़र आएगी, एक ये शेप बन जाएगी, इसमें एक ही सिंगल ओपनिंग होगी इस जगह पे जिसको माउथ कहते हैं, ठीक है। और माउथ इस तरह से टेंटिकल्स के साथ जो है ना कवर्ड होगा सारा माउथ का जो रीजन है। तो ये बेसिकली शेप शो करती है कि ये सैक लाइक है। सैक बोरी को कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखी हुई भी होगी, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। सो सैक लाइक अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है इसका सिंगल ही ओपनिंग होता है जिसको माउथ कहते हैं। बेसिकली ये शेप होती है इसकी, ठीक है जी। और ये माउथ वाला रीजन है, ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, लेकिन जो ओपनिंग ऐसे ओपन नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना हेयर लाइक लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम नाम दे रहे होते हैं इसकी टेंटिकल, ठीक है। माउथ इज़ कवर्ड विद टेंटिकल, और ये जो आपको कैविटी नज़र आ रही है सेंटर में, दैट इज़ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जब इसने वाटर अंदर की तरफ लाना होता है तो दरमियान से जो है ना एक थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है, थोड़ा सा जो है ना ये टेंटिकल साइड पे हो जाती हैं ताकि पानी आसानी से इसके अंदर जो है वो एंटर कर सके, यहाँ पे आ सके, फिर सर्कुलेशन करके और यहीं से जो है इसी ओपनिंग से माउथ से ही बाहर जा सके, ठीक है। इसके अलावा अब जहाँ पे एक वर्ड आता है टेंटिकल। टेंटिकल क्या चीज़ होती है? टेंटिकल एक वेल डेवलप्ड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, ठीक है। लेकिन इसकी जो टिप होती है ना, ये वाली जो आपको टिप नज़र आ रही है, अब ये वाला पार्ट तो माउथ के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो टिप वाला पार्ट है, ये टिप वाला पोर्शन बेसिकली जो होता है इसके ऊपर मौजूद होती हैं निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल। तो निमेटोसिस्ट भी हमने डिस्कस करना है कि ये निमेटोसिस्ट क्या चीज़ होता है। सो पहले इसको हम निमेटोसिस्ट को देख लेते हैं जी। निमेटोसिस्ट की ये शेप होती है, यानी ये जो टेंटिकल है उसकी बेस पर ये जो एक थोड़ा सा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन होता है, वहाँ पे ये निमेटोसिस्ट है। अब निमेटोसिस्ट की यहाँ पे ना एक नीडल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम नीडोसिल का नाम देते हैं। नीडोसिल, CNIDOCIL, नीडोसिल कहा जाता है। जैसे ही कोई चीज़ इस नीडोसिल के ऊपर आके अटैच करती है या इसको टच करती है ना, तो वैसे तो ये सारी ट्यूब इसकी अंदर जो है ना कॉइल्ड होती है,
ठीक है। यानी इसका जो स्टिंगिंग पार्ट है सारा अंदर कॉइल्ड है, लेकिन जैसे कोई चीज़ यहाँ पे टच करेगी ये यहाँ से बाहर निकलेगा बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये सामने वाली डायग्राम में यहाँ पे मौजूद है। ये थ्रेड है और ये इसका सारा स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़ जाके ऑर्गेनिज्म को जो है स्टिंग करती है, उसको डंग मारती है, तो इसमें पॉइजन होता है, वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, पैरालाइज़ हो जाता है और इस वजह से जो है ना ये इनके ऑर्गन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है कि ये डिफेंस भी करते हैं और यही नेमेटोसिस इसको फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प आउट करता है कि जैसे ये बाहर निकलेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर था और अंदर जो है ना ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद था। ठीक है, ये बाहर निकलेगा तो अपने प्रे को इस तरह से कैप्चर करेगा, कैप्चर करके तो ये सारी की सारी ट्यूब जो है ये वापस इस तरह अंदर लाई जाएगी और सर्कुलेट कर दी जाएगी और जो स्ट्रक्चर होगा वो माउथ के अंदर भेज दिया जाएगा, यानी जो फूड होगा वो माउथ की तरफ पुश कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बाकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो जो रिप्रोडक्शन है जी, इसमें एसेक्सुअल भी है बडिंग के थ्रू और सेक्सुअल है गैमेट्स के थ्रू, यानी एग और स्पर्म बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, ज़ाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और इसमें फिर आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं और फिर ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉलोनीज़ की बात करते हैं तो उनमें इंडिविजुअल यूनिट है जिसको हम जूइड कहते हैं। जूइड क्या चीज़ होता है? जूइड जो है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक ऑर्गेनिज्म बडिंग करता है, ठीक है, सो बडिंग से जो एक इंडिविजुअल बना है उसको जूइड कहा जाता है। ज़ोइड जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे हमने हाइड्रा की बात की थी तो सॉरी ओबिलिया की बात की थी। सो ओबिलिया के अंदर क्या होता है कि कॉलोनी एग्जिस्ट करती है और हर कॉलोनी इसी तरह ही बनती है कि एक ऑर्गेनिज्म जब बडिंग करेगा तो वो अपना जूइड बना लेगा। तो उस कॉलोनी के अंदर जो जूइड है बेसिकली वो एक इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है। तो दो तरह के जूइड्स होती हैं। पहला है पॉलिप जो फीडिंग इंडिविजुअल है, यानी इसका काम ही यही है कि इसने फीडिंग करनी है और सारा जो एक्टिविटी है करनी है। और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बडिंग करके अपने ही जैसा पॉलिप बना लेगा। ठीक है, अब जो सेकंड पॉलिप बना है, पहला पॉलिप क्या था, वो एज अ फीडिंग इंडिविजुअल काम कर रहा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग कर रहा था। जो दूसरा बना है ना पॉलिप, वो जब आगे फर्दर डिवाइड करता है, उसकी बडिंग होती है तो वहाँ से बन जाता है मेड्यूसा। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास क्या हो गया, दो जूड हो गए, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। अब ये जो मेड्यूसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, एक मेल मेड्यूसा है दूसरा फीमेल मेड्यूसा है। फर्टिलाइजेशन होगी, लार्वा बनेगा, वो सॉरी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो, फिर लार्वा, वो सिलिएटेड होगा और फिर वो सेटल होके और एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये आपके साइड बॉक्स जो है बुक के ऊपर मौजूद होगा, वहाँ से आपने ये नेमेटोसिस्ट लाजमी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेमेटोसिस्ट का, व्हाट आर नेमेटोसिस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें बेशक, व्हाट आर नेमेटोसिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इनकी अडेप्टैशंस आती हैं, तो डाइजेशन इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू ही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैविटी के अंदर वाटर आएगा, यानी ये कैविटी है तो वाटर जैसे ही अंदर आएगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके आएगा, यहीं पे डाइजेशन वगैरह होगी। जैसे यहाँ से वापस सर्कुलेट करेगा एक दफ़ा पूरी बॉडी के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल को दे के वेस्ट वहाँ से एक्यूमुलेट करके और यहाँ से बाहर चला जाएगा माउथ रीजन से। तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन का जो काम है वो किसकी मदद से होगा, यहाँ पे वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की वजह से होगा और वाटर इसको हेल्प आउट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है सिंपल डिफ्यूजन से होती है, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से होती है और नर्वस सिस्टम जो है इसमें नर्व नेट मौजूद है। अच्छा, नेट यहाँ पे लिखा होता है, नेट का मतलब है नेटवर्क। ठीक है, नर्व नेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक बॉडी है एक हाइड्रा की फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हाइड्रा का जो यहाँ पे माउथ रीजन होगा तो ये टेंटिकल्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे सारी बॉडी के अराउंड जो है ना सेल्स अरेंज होंगे जो नर्व सेल्स होंगे। ठीक है, अब ये नर्व सेल्स हैं, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये नर्व नेट है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो नर्व नेट है ना, अगर नेट से कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे इस सेल को आगे कोई स्टिमुलस मिलता है वाटर की वजह से, यानी बाहर से जो पानी इसके ऊपर आएगा उसमें कोई स्टिमुलस था तो ये उसको सेंस करेगा ना जब, तो ये ऊपर की तरफ भी मैसेज भेजेगा, ये नीचे की तरफ भी मैसेज भेजेगा, यानी बाय डायरेक्शनल जो है इसमें
नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन नाइडेरियंस के अंदर बाई डायरेक्शनल होती है, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर लेट्स से इस पॉइंट पे अगर स्टिमुलस मिलता है तो ये ऊपर की तरफ भी भेजेगा, ये नीचे की तरफ भी भेजेगा, ताकि सारी की सारी जो बॉडी सेल्स हैं वो एक ही टाइम पे कोऑर्डिनेशन करें, जिसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। एज सच कोई ख़ास ऑर्गन नहीं होता, बेसिकली हम इसी नर्व नेट की वजह से कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं। फिर आते हैं जी हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कोरल रीफ। अच्छा, एक चीज़ आपने कोरल्स के बारे में तो सुना होगा, हमने एक लेक्चर में आई गेस बात किया था कोरल के हवाले से। सो कोरल्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से लेते हैं। इनकी जो शेप होती है कुछ इस किस्म की इनकी शेप है। ये माउथ रीजन होता है, यहाँ पे जो है ना बाहर टेंटिकल्स होती हैं, और इस टेंटिकल्स की मदद से ये सरफेस के साथ, यानी इस सरफेस के साथ ये कनेक्टेड होगा। अब ये कोरल जो है वाटर करंट ले रहा है, पानी ले रहा है, ठीक है, पानी से ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करेगा और अपनी बॉडी के ऊपर ही एक कवरिंग बना लेगा। सो कोरल्स जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, और कोरल्स करते क्या हैं कि कोरल जब ज़िंदा होगा तो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करता रहेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिच सोर्स है। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो जो डेड बॉडी है ना, उसको हम नाम देते हैं रीफ का। ठीक है, रीफ का मतलब होता है चट्टान, और कोरल रीफ का मतलब ये है कि वो डेड कोरल अब जो सिर्फ़ और सिर्फ रिच सोर्स है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके अंदर का ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है, तो उसके शेल को बेसिकली हम कोरल रीफ कहते हैं। कोरल है तो कोरल रीफ। तो कोरल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोरल रीफ का मतलब है कि जो उसका डेड बॉडी की एक डेपोजिशन है, उसको हम रीफ यानी चट्टान कह रहे हैं। जो समुंदर, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओशन होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर में, समुंदर के बिल्कुल दरमियान में अक्सर छोटे छोटे आइलैंड या जजीरे भी होते हैं। वो इन्हीं कोरल रीफ्स की वजह से बनते हैं कि कोरल रीफ जब बहुत इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाते हैं तो फिर वो प्रेसिपिटेट होकर ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं। तो ये करते क्या हैं जी, कोरल रीफ ये प्रोटेक्ट करते हैं शोर को, यानी जो सराउंडिंग एरिया होगा। अगर ये रीफ एक आइलैंड के तौर पे लेट्स से कि ये हमारे पास एक ओशन है और सेंटर में कोरल रीफ का एक आइलैंड मौजूद है छोटा सा, जहाँ पे ये इस तरह के आपने देखे होंगे कि अक्सर ट्रीज़ भी लगे खड़े होते हैं नारियल के ना, कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं। तो यही कोरल रीफ का एक आइलैंड होता है। तो अब ये जो कोरल रीफ आइलैंड है, यहाँ पे ये जो आपको किनारे नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है कि ये वाटर में वेस्ट ना हो। ठीक है, सो ये क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट शोर्स फ्रॉम द इरोजन बाय टाइडल वेव। टाइडल का मतलब है कि एक दफ़ा पानी बहाव के साथ आएगा तो वो टाइड कहलाता है, लहर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग उन कोरल्स को एज ए ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं, एक्वेरियम में यूज़ किया जाता है, और रॉक गार्डन यानी गार्डन्स में भी ना इसको काफ़ी देखने में भी प्यारे से होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं, तो एक्वेरियम में भी लोग रखते हैं नीचे, ताकि एक नेचुरल लुक आए, और इस रॉक गार्डन के अंदर भी रखा जाता है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ नाइडेरियन की जो हैं वो पॉइजनस भी होती हैं, जैसे जेली फिशेज़ हो गई, जेली फ़िश काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है, और सी एनीमोन भी पॉइजनस होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। व्हाट आर नेमेटोसिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आता है और आपने इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम में आप दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी इसकी भी क्योंकि ये एक रेस्टिंग स्टेज पर है, और इसकी भी क्योंकि ये एक्टिव स्टेज पर है, यानी वर्किंग कर रहा है। तो दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं व्हाट आर नेमेटोसिस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है जी, नेम द टाइप ऑफ, नेम टू टाइप ऑफ जूइड्स विद देयर फंक्शंस। ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे आपने क्वेश्चन जो है नोट करना है और इसका क्या आंसर बनेगा। बिफोर दैट आपको ये एक फ़्लो शीट नज़र आ रही होगी। आप सब बच्चों ने अपने हर फाइलम की इसी तरह फ़्लो शीट बनानी है। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस किस्म की फ़्लो शीट आपने बनानी है। देखें, एक चीज़ हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर ली है कि जी ये चैप्टर आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर फाइलम का ऐसा फ़्लो शीट बना लें, ताकि पूरा चैप्टर जो है ना, जब आप एंड पर रिवाइज़ करने बैठें तो तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज़ हो जाए। तो ये फ़्लो शीट है जिसको आपने हर फाइलम की खुद बनानी है। यहाँ पे मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको नाइडेरिया की बना के दिखाई है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस एंड इंपॉर्टेंस की। जनरल कैरेक्टर नाइडेरियन के इक्वेटिक हैं, आगे लिखा हुआ है मेरीन है, फ्रेश वाटर है, साइज स्मॉल में हाइड्रा, लार्ज में जेलीफिश, सेसाइल हैं, कुछ मोटाइल हैं, रेडियल पायलट और डिप्लोब्लास्टिक हैं,
गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, माउथ है जिसमें टेंटिकल्स और नेमेटोसिस्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल गैमेट्स के थ्रू, एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू, और जूइड्स भी मौजूद हैं, पॉइलअप फीडिंग का होता है, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में डाइजेशन जो है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होती है, ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के थ्रू, रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और नर्वस सिस्टम में नर्व नेट मौजूद है। इंपॉर्टेंस में कोरल रीफ प्रोटेक्शन ऑफ शोर्स के अंदर यानी साहिल को प्रोटेक्ट करता है। कोरल्स को जो है, अब कोरल्स ठीक है, कोरल रीफ चट्टान हो गई, और कोरल्स जो लिविंग कोरल्स होती हैं उनको एज ए ज्वेलरी यूज़ किया जाता है, एक्वेरियम में यूज़ करते हैं और रॉक गार्डन में यूज़ होते हैं, और कुछ पॉइजनस होते हैं जैसे जेलीफिश और सी एनीमोन हो गया। तो आपने पोरिफ्रा के एंड पर भी इसी तरह की फ़्लो शीट लाजमी बनानी है, नाइडेरिया के एंड पर भी इस तरह की फ़्लो शीट लाजमी बनानी है, ठीक है। मैंने पोरिफ्रा के एंड पर इस वजह से नहीं बनाई ताकि मैंने यहाँ पे आपको इसका एक आइडिया देना था, और ऑनवर्ड आपने ये फ़्लो शीट ख़ुद बनानी है। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था कि ये किस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा सेकंड जो फाइलम है वो भी कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ आपकी बुक के अंदर 2 येलो बॉक्स भी हैं, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कोरल रीफ के हवाले से बताया गया है कि जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते रहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके आइलैंड्स भी बनते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है कि ये कोस्टल वाटर्स ऑफ फ्लोरिडा, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और आइलैंड्स ऑफ कोरल सी। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इनका ऊपर से मौजूद होता है, सो ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आती है चीज़। इसके अलावा अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है, देखिए पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। जब एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या बाय डेफिनेशन हम कहते हैं when a living organism exists in more than one body form, that is known as which that phenomena is known as polymorphism, and the body is known as zooids, ठीक है। कि जब एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फॉर्म में होगा उस फिनोमेना को पोलीमॉर्फिज्म, और उन बॉडीज़ को हम जूइड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स को सकते हैं और फंक्शन भी डिफरेंट करते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है वो ओबिलिया के रेफरेंस से यहाँ पे अब मौजूद है। ओबिलिया के अंदर जो हमारे पास है ना जूइड, तो ये 2 ही हैं, जैसे मेडूसा और पॉलिप। पॉलिप जो है ये सीडेंटरी होता है, माउथ पर टेंटिकल्स होती हैं, और मेडूसा फ्री लिविंग होता है। पॉलिप रिप्रेजेंट अब ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ओबिलिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्योंकि एक पॉलिप है एक मेडूसा है तो डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसमें एग्जांपल क्या है कि जो पॉलिप स्टेज है उसको हाइड्रा एंथ का नाम दिया जाता है, हाइड्रा एंथ, ठीक है, हाइड्रेंथ। और जो दूसरा हमारे पास स्टेज होती है ब्लास्टोस्टाइल ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग, यानी जब मैंने आपको बताया कि पाइलप की जब ये बडिंग करेगा तो जो जोइड बनाएगा यानी वो भी पॉइलप ही होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे, ब्लास्टोस्टाइल का। दूसरा हो गया। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसको मेड्यूसा कहते हैं। तो ये 3 जोइड मौजूद हैं, आपने 2 के बारे में बताना है तो आप इनमें से 2 का बताएंगे। बेटर तो यही है कि आप पॉइलप का बता दें और मेडूसा का बता दें, तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा फाइलम नाइडेरिया कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फाइलम है, वो है प्लेटिहेलमिंथस के हवाले से। ये बहुत ही स्मॉल सा और शॉर्ट सा फाइलम है। सो प्लेटिहेलमिंथस फाइलम जो है इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स हैं इसमें, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, और पैरासाइटिक में फॉर एग्जांपल टैप वॉर्म आते हैं। और ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर, मैरीन और एनिमल गट में भी पाए जाते हैं। यानी फ्री लिविंग हैं तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है, और पैरासाइटिक तो ऑब्वियसली एनिमल गट में होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और फ्लैटेंड होती है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है। तो इस तरह की जो है ना इनकी बॉडी की शेप होती है, बिल्कुल फ्लैट सी बॉडी होती है। इसको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी ये डॉर्सल साइड भी फ्लैट है और वेंट्रल साइड भी फ्लैट है। तो ऐसी एक शेप होती है जिसको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का नाम देते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो तीनों बॉडी लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आई स्पॉट इनके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पिनुलेरिया की बात करते हैं ना, तो पिनुलेरिया जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये इसकी शेप होती है कुछ इस किस्म की, ठीक है।
और इस किस्म का इसका हेड रीजन है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके आई स्पॉट होते हैं जो बेसिकली लाइट को रिकग्नाइज करती हैं, और लाइट के हवाले से ये अपनी ओरिएंटेशन को मैनेज करता है, यानी इसको पता चलता है कि लाइट कहाँ पर है, फिर ये उस तरफ मूव करता है। और ये जो है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये इसका क्या है, आई स्पॉट है, जो आई वाली जगह पर मौजूद है। फिर इसके अलावा जो फ्री लिविंग है उनमें सिलिया भी मौजूद होते हैं क्योंकि वो मोटाइल हैं। पैरासाइटिक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कैसे, कि किसी फूड के थ्रू, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस की बॉडी में भी इवन जा सकते हैं। वहाँ पे वो ब्लड के थ्रू मूवमेंट करते हुए टारगेट एरिया तक जाएगा। टारगेट एरिया में लेट्स से कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो टारगेट एरिया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम के सेल्स होंगे यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो ब्लड वेसल जा रही है, तो ब्लड की सप्लाई इस जगह पर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा ताकि आसानी से ब्लड वेसल से ब्लड ले सके, वहाँ पर फीड कर सके। और ऑब्वियसली ये जो जगह है तो वो कॉन्टेमिनेट हो चुकी होगी उस वॉर्म की वजह से, तो यहाँ पे डिजीज़ कॉज होगा, यानी आपको एब्डोमिनल पेन फील हो सकती है, इस तरह के बाकी सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म कि उसने कौन सी इन्फेक्शन कॉज की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमीट्स के थ्रू होगी और सेक्सुअल फिशन के थ्रू होगी। फिशन किस तरह से होती है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास अगर ये बॉडी है पिनोलेरिया की, ठीक है, इस तरह से कि अगर ये बॉडी है पिनोलेरिया की, तो फिशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, यानी इस तरह से बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगी राइट और लेफ़्ट पार्ट के अंदर। तो ये वाला पार्ट भी अपना रिमेनिंग खुद ही रीजनरेट कर लेगा और ये वाला भी अपना रिमेनिंग खुद ही रीजनरेट कर लेगा। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं क्योंकि ये अलॉन्ग द लेंथ है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये फिशन हो सकती है। दूसरी टाइप फिशन की ये है कि इस तरह से हो सकती है जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स फिशन हो सकती है जिसमें बॉडी बिल्कुल इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी कि नीचे ये बच जाएगा और ऊपर जो है वो इस तरह वाला जो इसका हेड रीजन है ये बच जाएगा। तो ये दोनों अपने रिमेनिंग पार्ट्स दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे, तो ये फिशन होती है इनके अंदर। ठीक है जी, इसके अलावा मोनोशियस हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, वेल डेवलप्ड गोनेड्स, डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है और इनका एम्ब्रियो इंटरनल ही बनता है, फिर जब वो लार्वा में कन्वर्ट होता है फिर वो बॉडी से रिलीज़ होता है, वाटर में मूविंग करता है। ये हम फ्री लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑब्वियसली पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं तो वो ह्यूमन बॉडी या जो भी एनिमल होगा उसके अंदर ही ये अपनी रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनमें एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल में डगसिया प्लिनेरिया जो फ्लैट वर्म है जो फ्री लिविंग है। फेसियोला लिवर फ्लूक, ये लिवर को इन्फेक्ट करता है, लिवर फ्लूक जिसका नाम साइंटिफिक नेम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फेसियोला हिपैटिका, लिवर की वजह से। टेनिया सोलियम, ठीक है, टेनिया सोलियम टैप वोम, ये भी मौजूद है। आपकी बुक के ऊपर इसके डायग्राम्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऑर्गेनिज़म है ये प्लिनेरिया की बॉडी दिखाई गई, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बिल्कुल पत्ते की तरह का होता है, बहुत फ्लैट सा होता है। और ये आप देख सकते हैं लिवर फ्लूक की बॉडी की, ये इसका माउथ रीजन है और आप देखें कि कितना ज़्यादा अंदर ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है कि माउथ से वो ब्लड यहाँ से अटैचमेंट करेगा वॉल के साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ, सॉरी लिवर फ्लूक है तो लिवर के रीजन के साथ ब्लड की सप्लाई करेगा और इसकी इस तरह की शेप होती है। और टैप वॉर्म है तो टैप वॉर्म छोटे छोटे आपको जो है ना बिल्कुल टेप की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो इस वजह से इसको टैप वॉर्म कहते हैं। कुछ लोग टेप वॉर्म भी पढ़ते हैं बट बेटर है कि आप टैप वॉर्म इसको पढ़ें। और इसके अलावा ये प्रोग्लॉटिड क्या चीज़ होती है, प्रोग्लॉटिड जो है ना बेसिकली एक बॉडी का पार्ट होता है, यानी इस तरह का इसका ना बॉडी का एक सेगमेंट है, उसको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं। तो इसकी पूरी बॉडी ही इसी तरह से जो है ना डिवाइडेड होती है, कनेक्टेड होती है इस तरह से बिल्कुल टेप की तरह, तो इस वजह से एक को इंडिविजुअल को हम प्रोग्लॉटिड और सब मल्टीपल्स के लिए बात करेंगे तो प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और जो हेड रीजन है वो इस तरह का होता है पैरासाइटिक स्पीशी का, तो यहाँ पे आपको शक्कर नज़र आ रहा है और इस रीजन को हम स्कॉलिक्स कहते हैं, इस जगह को स्कॉलिक्स, नेक रीजन, और हेड रीजन जो होगा शक्कर। इसके साथ जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो है ना अटैचमेंट शो करेगा, लेट्स एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ से जो भी ब्लड रिलीज़ होगा तो ये उसको सक करते चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा ये सारा ना यहाँ से, तो ये ऐसे फीड करता है। नेक्स्ट जी हम इसकी देखते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टैशंस। तो एवोल्यूशनरी अडेप्टैशन जो हैं, डाइजेशन इनकम्प्लीट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ही होती है। इनकम्प्लीट क्यों होती है, देखें जो फ्री लिविंग है उनमें तो कंप्लीट डाइजेशन होती है ना, ठीक है। इनकम्प्लीट जहाँ पर मुराद है कि हम पैरासाइटिक स्पीशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जिसने अभी अपने होस्ट की बॉडी से जो है
ब्लड की सप्लाई ली है तो ब्लड में न्यूट्रिशन तो होता ही है, तो उसको डाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्दर जस्ट वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेशन है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। रेस्पिरेशन में कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन है। ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 लेटरल कैनाल्स मौजूद हैं, ब्रांच्ड फ्लेम सेल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की जो डिटेल्स हैं वो हमने सेकेंड ईयर में पढ़नी है। यहाँ पर जस्ट आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, और उसके इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का एक इस तरह का ना एक कनेक्शन जो होता है, और दरमियान से जो है ना इसके यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये वाली जगह जो है ना इस तरह से पोरस होती है, और कुछ इस तरह से भी पोरस होती है यहाँ से। अब ये सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे इस रीजन में जब पूरी फोर्स के साथ ब्लड जाता है ना, तो यहाँ पे ये जो सिलिया के सेल्स होते हैं ना, फ्लेम सेल्स, इन पोर्स के साथ मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे जाता है फ्लूइड, तो इसकी ब्लड से कि ये सिलिया था और इसके साथ, सॉरी, ये सेल था और उसके साथ ये सिलिया मौजूद है। इसकी मूवमेंट की वजह से सारा फ्लूइड इसकी तरफ आएगा, यानी इस कैविटी के अंदर आ जाएगा। इस कैविटी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, तो इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे हैं। ये जस्ट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इतना जानना काफ़ी है ताकि आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया मौजूद और लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड। अच्छा, एंटीरियर गैंग्लिया का क्या मतलब है? गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, या हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अगर वो एक लोकलाइज्ड रीजन पर हैं तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं जी प्लिनेरिया की, तो प्लिनेरिया की बॉडी के अंदर हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो है ना इस रीजन के अंदर मौजूद होगा जिसको हम कह रहे हैं गैंग्लिया। अब ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है, एंटीरियर रीजन पर है। यहाँ से 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलेंगी, एक इस तरह से बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे और एक बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे, यानी एक पीछे की तरफ से निकलेगी और एक आगे की तरफ से निकलेगी। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग ऐसे करती हैं कि जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आता है तो डॉर्सल रीजन ज़्यादातर जो है वो डॉर्सल रीजन इसको जो है ना सेंस करेगा, कोई भी चेंज अगर उसमें है तो ये जो है ना सारा के सारा जो मैसेज होगा, सेंसरी मैसेज, वो ब्रेन तक लेके जाएगा। ये जो गैंग्लिया है यहाँ पर ये उसको सेंस करेगा, और फिर जो एक्शन के लिए मैसेज होगा वो वेंट्रल कॉर्ड को या वेंट्रल नर्व कॉर्ड को भेजेगा, जिससे बॉडी जो है ना वो एक्शन करेगी या रिएक्ट करेगी स्टिमुलस के लिए। इम्पॉर्टेंस है कि ये पैरासाइटिक स्पीशीज़ है जिसमें फ्लूक्स हैं, जिसमें टैप वॉर्म है, डिजीज़ कॉज करता है, जैसे टैप वॉर्म हो गया, और इसके अलावा लिवर फ्लूक है और ब्लड फ्लूक ऑफ कैटल। ये जो नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से जो इस टॉपिक में एक और एमसीक्यू जो काफ़ी ज़्यादा ना कॉमन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, वो पैरासाइटिक की एक तो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, दूसरा डगसिया प्लिनेरिया जो है ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म की एग्जांपल में है, तो ये आपने याद रखना है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा दूं कि इसके एंड पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोई फ़्लो शीट ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इसकी फ़्लो शीट खुद बनानी है, जैसे पीछे नाइडेरियन की मैंने बनाई है, पोरिफ्रा की भी बनानी है, नाइडेरिया की तो खैर आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आपने प्लेटीहेलमिन्थस की बनानी है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट्स याद रहें, और एमसीक्यू के हवाले से आपने इसको प्रिपेयर करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।